नमस्कार। आज हम SAP UI5 में डेटा बाइंडिंग की गहराई में उतर रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे UI मतलब जो स्क्रीन पर दिखता है वो अपने आप डेटा से कैसे जुड़ता है, अपडेट होता है। तो हमारा मकसद ये समझना है कि SAP UI5 ये सब कैसे हैंडल करता है, डेटा दिखाना, बदलना, बिना बहुत सारा मैनुअल कोड लिखे। चलिए इसको खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। ये असल में जो मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न है MVC, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ पर मॉडल वो है जो सारा डेटा रखता है। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग तरह के मॉडल्स जैसे JSON है, OData है और व्यू यानी UI, इनके बीच जानकारी कैसे फ्लो करती है। मतलब बात ये है कि डेटा UI तक कैसे पहुंचा और UI में कुछ बदला तो वो वापस डेटा तक कैसे गया। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, मॉडल से। ये डेटा रखते कहाँ हैं? मैंने सुना है कुछ क्लाइंट साइड वाले होते हैं, कुछ सर्वर साइड। और यूआई को कैसे पता चलता है कि भाई ये वाला डेटा दिखाना है? शायद यहीं पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग आती है। हाँ हाँ बिल्कुल। मॉडल्स तो डेटा को ऐप में मैनेज करते हैं। जैसे आपने कहा, जेसॉन मॉडल क्लाइंट साइड पे डेटा रख सकता है, ओ डेटा मॉडल सर्वर से बात करता है, और यूआई को डेटा से जोड़ने का जो सबसे सीधा तरीका है वो प्रॉपर्टी बाइंडिंग ही है। इसमें हम क्या करते हैं कि यूआई एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टी, मान लीजिए टेक्स्ट दिखाना है या कोई वैल्यू दिखानी है, उसको मॉडल के किसी डेटा पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। इसके लिए एक पाथ बताना होता है, वो रास्ता बताता है कि मॉडल में डेटा कहाँ पर है। अच्छा। और हाँ, कभी कभी टेक्स्ट के साथ डेटा मिलाना होता है, वो भी हो जाता है, जिसको कैलकुलेटेड फील्ड्स जैसा कुछ कह सकते हैं। ठीक है, पर ये कनेक्शन कैसा होता है? मतलब क्या डेटा सिर्फ यूआई को दिखता है, या अगर यूजर ने कुछ बदला तो वो वापस सेव भी होता है? ये निर्भर करता है बाइंडिंग मोड पर। इसमें 3 तरह के मोड होते हैं। एक होता है वन वे, इसमें डेटा सिर्फ मॉडल से यूआई तक आता है, बस दिखाने के लिए। दूसरा है टू वे, इसमें दोनों तरफ कम्युनिकेशन होता है। यूआई में बदला तो मॉडल अपडेट, मॉडल बदला तो यूआई अपडेट। अच्छा, ये ज्यादा इंटरैक्टिव हुआ। जी। और एक वन टाइम भी होता है, जो बस एक बार शुरू में डेटा लाता है, फिर कनेक्शन खत्म। जेसन मॉडल के साथ वैसे आमतौर पर टू वे बाइंडिंग ही डिफॉल्ट होती है। और हाँ, इन मॉडल्स को ऐप की कॉन्फ़िगरेशन फाइल manifest.json उसमें डिफाइन करना काफी अच्छा रहता है। मैनेजमेंट आसान हो जाता है उससे। ये तो हुई एक सिंगल डेटा पॉइंट की बात, जैसे नाम दिखाना है या कोई नंबर। पर मान लीजिए हमें पूरी लिस्ट दिखानी है, जैसे टेबल में बहुत सारे कस्टमर्स की लिस्ट। उसके लिए क्या है? हाँ, उसके लिए है एग्रीगेशन बाइंडिंग। ये यूआई के उन हिस्सों के लिए है जिनमें एक से ज्यादा आइटम्स होते हैं, जैसे लिस्ट हो गई, टेबल हो गई। इसमें हम बताते हैं कि ये जो लिस्ट या टेबल है, इसका डेटा मॉडल में किस कलेक्शन मतलब किस एरे से आएगा। मान लीजिए कस्टमर्स नाम का एरे है, और फिर ये भी बताते हैं कि हर आइटम दिखेगा कैसे। इसके लिए एक टेम्पलेट यूज होता है। टेम्पलेट? हाँ, टेम्पलेट मतलब एक तरह का डिजाइन या ढांचा समझ लीजिए, जो लिस्ट के हर आइटम के लिए बार बार इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लिस्ट दिख गई टेम्पलेट यूज करके। अब मान लीजिए यूजर उस लिस्ट में से किसी एक आइटम पर क्लिक करता है और हमें उसकी डिटेल्स कहीं और दिखानी है, जैसे एक कस्टमर चुना और अब उसकी सारी बुकिंग्स दिखानी है। बिल्कुल। इसके लिए एलिमेंट बाइंडिंग काम आती है। ये क्या करती है? यूआई के एक हिस्से का या कह लीजिए एक सेक्शन का कॉन्टेक्स्ट सेट कर देती है। जैसे ही यूजर ने लिस्ट से एक कस्टमर चुना, हम यूआई के दूसरे हिस्से, मान लीजिए बुकिंग दिखाने वाली टेबल, उसका कॉन्टेक्स्ट उस चुने हुए कस्टमर पर सेट कर देते हैं। अच्छा। तो अब वो बुकिंग टेबल सिर्फ उसी कस्टमर से जुड़ी जानकारी दिखाएगी। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया है। वो फिर डेटा लाने के लिए एक रिलेटिव पाथ यूज करती है, जैसे बुकिंग्स। ये कॉन्टेक्स्ट वाली बात इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि डेटा जैसा मॉडल में है उसे वैसा का वैसा दिखाना ठीक नहीं लगता। शायद कोई कोड है जैसे वाई, लेकिन यूजर को दिखाना है इकोनॉमी क्लास, या डेट का फॉर्मेट बदलना है। इसका क्या तरीका है? उसके लिए फॉर्मेटर्स होते हैं। ये बड़े काम के होते हैं। फॉर्मेटर्स बेसिकली छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जो डेटा को यूआई पर दिखाने से ठीक पहले उसे आपकी जरूरत के हिसाब से बदल देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। अच्छा, फंक्शंस। जी। इनको अलग फाइल में बनाना अच्छा रहता है, ताकि आप उन्हें बार बार अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकें। फिर व्यू में उन्हें लोड करके बाइंडिंग सिंटैक्स में बता देते हैं कि ये वाला फॉर्मेटर इस्तेमाल करना है। बस एक चीज ध्यान रखने वाली है कि फॉर्मेटर लगाने से बाइंडिंग अक्सर वन वे हो जाती है।
और अगर लिस्ट को सॉर्ट करना हो या उसमें से कुछ खास आइटम फिल्टर करने हो? हाँ, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग ये भी बाइंडिंग का ही हिस्सा है। आप चाहे तो शुरू में ही जब बाइंडिंग डिफाइन कर रहे हैं तभी बता सकते हैं कि लिस्ट किस चीज़ पर सॉर्ट होगी या कौन से फिल्टर लगेंगे, या फिर बाद में ज़रूरत पड़ने पर कोड के जरिए भी ये सॉर्टिंग और फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बहुत दिलचस्प चीज़ मैंने सुनी है, एक्सप्रेशन बाइंडिंग। इसका मतलब है कि लॉजिक, मतलब अगर ऐसा हो तो वैसा हो वाली शर्तें वो सीधे बाइंडिंग में ही लिख दें। जैसे कोई बटन तभी चालू हो जब डिस्काउंट 0 हो और उम्र 18 से ज़्यादा हो। क्या ये मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, और ये बहुत पावरफुल तरीका है। यूआई का जो लॉजिक है उसे सीधे व्यू यानी एक्सएमएल में ही लिखने के लिए इसके लिए एक्सप्रेसेज वाला सिंटैक्स यूज होता है। आप सीधे बाइंडिंग में ही एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इससे कंट्रोलर का कोड काफी साफ सुथरा रहता है। कमाल है। हाँ, बस एक्सएमएल में लिखते वक्त कुछ खास कैरेक्टर्स होते हैं जैसे एंड उन्हें एस्केप करना पड़ता है। इसके भी वन वे, वन डैश इक्वल टू एंड वन टाइम इक्वल डैश वाले वर्जन होते हैं। और आखिर में, आजकल ऐप्स को हर तरह की डिवाइस पे चलना होता है, मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप। क्या यूआई को डिवाइस के हिसाब से बदलने के लिए भी कोई मॉडल वाला तरीका है? जी हाँ, उसके लिए डिवाइस मॉडल है sapui.device। ये एक स्पेशल मॉडल है जो अपने आप पता लगा लेता है कि ऐप किस डिवाइस पर चल रहा है, स्क्रीन साइज क्या है, टच सपोर्ट है या नहीं, वगैरह वगैरह। और ये सारी जानकारी एक जेसन मॉडल की तरह अवेलेबल करा देता है। अच्छा। फिर आप क्या कर सकते हैं, यूआई कंट्रोल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे विजिबिलिटी, दिखेगा या नहीं, उसको इस डिवाइस मॉडल की प्रॉपर्टीज से बाइंड कर सकते हैं। जैसे आप एक बटन को सिर्फ तभी दिखा सकते हैं जब डिवाइस डेस्कटॉप ना हो। बटन विजिबल इज इक्वल टू डॉट दिस डिवाइस सिस्टम डेस्कटॉप, कुछ इस तरह से। तो हमने देखा कि ये अलग अलग तरह की बाइंडिंग प्रॉपर्टी, एग्रीगेशन, एलिमेंट कैसे अलग अलग काम आती हैं। और फिर फॉर्मेटर्स, एक्सप्रेशन बाइंडिंग, डिवाइस मॉडल जैसी टेक्निक्स हैं जो यूआई को और भी ज़्यादा डायनामिक और स्मार्ट बनाती हैं। ये सब मिलकर ही SAP UI 5 में वो ताकत देते हैं जिससे डेटा ड्रिवन और रिस्पॉन्सिव एप्स बनती हैं। यही तो बेस है। बिल्कुल। और एक आखिरी बात सोचने वाली ये है कि हर बाइंडिंग तकनीक, हर तरीके के अपने फायदे नुकसान हैं। सही तकनीक चुनना सिर्फ ऐप की फंक्शनैलिटी पर ही असर नहीं डालता, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस और आगे चल के उसे मेंटेन करने में कितनी आसानी या मुश्किल होगी, इस पर भी असर डालता है। तो ये एक अहम सवाल बन जाता है कि ऐप बनाते समय हम इस फ्लेक्सिबिलिटी और कोड की कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में सही बैलेंस कैसे बनाएं। ये सोचने वाली बात है।